In the last class, what we have discussed about the primary evidence and the secondary evidence. हमें आज की क्लास में डिस्कस करना था. लास्ट क्लास में हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्यों प्रिवेल करते हैं, ओरल एविडेंसेस पे हमने इस बारे में डिस्कशन किया था. नाउ इन द टुडेज लेक्चर व्हाट वी हैव टू डिस्कस, आज हमको क्या डिस्कस करना है और क्या समझना है और क्या चीज को जाके हम ज्यादा एम्फेसिस हमें करना है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. सवाल यहाँ से रेगुलरली पूछे जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत फ्लुएंटली यहाँ से सवाल आते हैं. हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप इन सब चीजों के ऊपर कमांड लेके आ सकते हैं. ठीक है, चलिए द फर्स्ट थिंग, अब थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और सबसे लास्ट क्लास में हमने एक चीज समझी, लास्ट क्लास में हमने एक चीज को जाना कि जब भी हम बात करते हैं किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देने के बारे में, मतलब किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य को देने के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देने की बात करेंगे, तो हम दो चीजों पे ऊपर फोकस करते हैं. पहली चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं वो है एक तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य. दूसरा होता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, मतलब द्वितीयक दस्तावेजी साक्ष्य. प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरा है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य, दूसरा है द्वितीयक दस्तावेजी साक्ष्य. हम इन दो चीजों की बात करते हैं और दोनों चीजों को समझते हैं. हमने लास्ट सेक्शन में समझा, हमने सेक्शन नंबर 56 में समझा कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा कोर्ट के अंदर, तो आप एविडेंस कैसे देंगे, इन दो मोड्स में देंगे. आज समझेंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं और सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं. उसके पहले, जब ये डिस्कशन में यहां से कर रहा हूं, हम हमेशा एक बात करते हैं रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की. किसकी बात करते हैं? आप लोग चाहे तो खुद नोट करते रहिए जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं. रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की बात करते हैं. रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस का एक सिंपल सा मतलब हम ये समझते हैं कि भैया सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. कौन सा साक्ष्य? सर्वोत्तम न्यायालय. मतलब आपको कोर्ट के सामने हमेशा बेस्ट एविडेंस देना है, और जब अगर आपका एविडेंस बेस्ट नहीं है तो आप उसको कोर्ट के सामने मत दीजिए. जब भी रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की बात करता हूं, लेकिन दिक्कत कहां आती है रेगुलर कोर्ट्स के अंदर? मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है, या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी दूसरी पार्टी के पास में है. दोबारा सुनिए, मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो चुका है या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी दूसरी पार्टी के पास में और हमारे पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं है. तो उस टाइम पे क्या करना होता है? उस टाइम पे अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, अगर आप देखें कि उस समय पे क्या करना होगा, उस समय पे यू हैव टू गिव सेकेंडरी, आपको वहां पे सेकेंडरी एविडेंस देना होगा, वहां पे आपको द्वितीयक दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे. लेकिन अगर आपको ओरिजिनल ही देना है तो वहां पे आपको देना होगा, वहां पे आपको क्या देना होगा सर? वहां पे तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वहां पे आपको प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे. इस नियम को एक रूल कहते हैं. जब हम कहते हैं कि भाई इंग्लैंड में एक रूल चलता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल, इंग्लैंड में एक रूल चलता है जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड. क्या बोलते हैं इस नियम को? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड. प्रोफर्ड मतलब होता है, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो इसको कहते हैं प्रस्तावित का सिद्धांत. क्या कहते हैं इसे? प्रस्तावित का सिद्धांत. हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद किया कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट जजेस को क्या पता वो आपका हिंदी वाला नाम नहीं याद हो. आपसे मुझे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड बताइए, आप ये थोड़ी कहेंगे सर इसको हिंदी में क्या कहेंगे. क्या आप हाईकोर्ट जजेस से, ऑनरेबल जजेस से पूछ पाएंगे इंटरव्यू में? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड, इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए एक बार, और मैं आपको ये सेम चीज बताता हूँ. ये सेम चीज सीपीसी में भी है. मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड, ये जो सिद्धांत है ये आपको सीपीसी में भी मिलता है. कहाँ मिलता है सर? और यही सिद्धांत आपको कहाँ मिलता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी मिलता है. ये कहाँ मिलता है सर? सीपीसी में मिलेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिलेगा. इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है सर? इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी दस्तावेज के ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कभी भी किसी दस्तावेज को प्लीड किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, यू ऑलवेज हैव टू गिव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. आपको क्या देना है सर? हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने, ओरिजिनल को ही प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने. इसी को इंग्लैंड में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफर्ड. ये सीपीसी में भी यही बात है. सीपीसी में ये बात कहाँ पे सर? आपको बताइए मुझे. ऑर्डर 13
रूल 1 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑर्डर 13 रूल 1 में लिखा हुआ है कि पार्टी सारे के सारे हैं, तो ये सर हम सीपीसी में इसको देखते हैं ऑर्डर 13 रूल 1 में हम इसको देखते हैं, और हम इसको साक्ष्य अधिनियम में कहां देखते हैं सर? हम इसको साक्ष्य अधिनियम में कहां देखते हैं, मुझे बताइए। नहीं, 57 में नहीं देखते हम इसे बताइए। सेक्शन 59, एक बार सेक्शन 59 देखिए भाई, समझ में आया बात? ये बात समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिट सीपीसी में दिया हुआ है ऑर्डर 13 रूल 1 के अंदर, और बीएसए के अंदर दिया हुआ है सेक्शन 59 के अंदर। सेक्शन 59 के अंदर ये दिया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिट जो है, ये जो सिद्धांत काम करता है, ये सिद्धांत बताता है आपको कुछ विशेषताओं के बारे में कि यू हैव टू ऑलवेज गिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? लिख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एक लाइन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत के अनुसार, हिंदी में कहते हैं इसको प्रस्तावित का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे? प्रस्तावित का सिद्धांत। लेकिन आप दोनों में नाम याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या फिर अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, wherever a document is pleaded, इस सिद्धांत के अनुसार जहां कोई भी किसी दस्तावेज को अभिवचित किया गया है, जहां कहीं भी किसी दस्तावेज को अभिवचित किया गया है, wherever a document is pleaded, the original shall be produced, तो मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा, मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा, then the original shall be produced, तीन लाइन छोड़ दीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, then the original shall be produced, तो मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। और यही सर सीपीसी में कहां दिया है? ऑर्डर 13 रूल 1 में दिया हुआ है, और यही हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 59 में दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, दो सेक्शंस है प्राइमरी एविडेंस के। कल वो डायग्राम पता है आप लोगों को, ऐसा वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था? ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया था आप लोगों को? क्या था ये डायग्राम? 56 आई थिंक ये डॉक्यूमेंट, अगर आपको ये बिल्कुल दिमाग में फिट होता है तो कभी भी आप सेक्शंस नहीं भूलेंगे कि प्राइमरी एविडेंस का कौन सा है और सेकेंडरी एविडेंस का कौन सा है। ये जो सेक्शन 59 है, इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये है सर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजी जो साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके विद रेस्पेक्ट में दिस इज द बेस्ट एविडेंस रूल। क्योंकि देखिए, दस्तावेज जो होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स यू आर एड्यूसिंग बिफोर द कोर्ट, द डॉक्यूमेंट शुड बी इन ओरिजिनल। ये तो हम बोलते हैं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ये लिखा हुआ है। और यही ऑर्डर 13 रूल 1 भी यही बात बोलता है। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये भी सेम बात बोलता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिट जो है, उसके रिगार्डिंग ये बात होता है। ठीक है, सेक्शन 57 जो हम अभी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको, इट्स अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन। क्या है सर? ये एक घोषणात्मक प्रावधान है कि किस किस को, लिखिए इसमें, इट्स अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन, ये एक घोषणात्मक प्रावधान है। दिस इज अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन, सेक्शन 57 में लिखिए, दिस इज अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन। सेक्शन 57 इज अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन। धारा 57 एक घोषणात्मक प्रावधान है जो कि ये घोषणा करता है कि किन दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, that those documents would be considered as
those documents would be considered as primary evidence. Those documents would be considered as primary evidence. बात क्लियर है? चलिए, very well then. Let's start with section 61. 61 में सॉरी 57. अब प्लीज देखिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा. दिस इज द सेक्शन 57. इन फ्रंट ऑफ मैंने सेक्शन 57 खोल रखा है. अब आप देखिए, अर्लियर पहले जो 1872 था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें सिर्फ यहां तक पॉइंट्स थे. ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये जो 3 एक्सप्लेनेशन है, 4, 5, 6, 7, ये जो 4 एक्सप्लेनेशन है टोटल इन टोटालिटी, ये 4 एक्सप्लेनेशन जो हैं ये 2023 वाले एक्ट में है. पहले ये नहीं थे, पहले ये यहीं तक था. ठीक है, तो टेक्निकली अब अगर देखा जाए तो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ. कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा मैं आपको? 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हो गए वो क्या हो गए? प्राइमरी एविडेंस हो चुके हैं. 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स अब प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे. एक एक पॉइंट को समझ के चलना, बिल्कुल याद करने की कोशिश करना. मैं क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, ये रिकॉर्ड क्या, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा. मैं थोड़ा सा आईटी एक्ट में 21T भी डिस्कस करूंगा. तो वी विल डिस्कस मेनी मोर प्रोविजंस टुडे. बस आप लोग दिमाग खोल के और शांति से फोकस रखिएगा इधर. मैं क्लास में इतनी बार रिपीट वैसे ही कर देता हूँ कि आप अगर सुन भी रहे हैं बातों को और घर जाके थोड़ा पढ़ भी रहे हैं तो भी आपके दिमाग में सेट होगी प्रिंसिपल्स. ठीक है, अब देखिए. सो द फर्स्ट थिंग इज कि किसको हम लोग प्राइमरी एविडेंस कंसीडर करते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वो डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं. डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट के सामने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे सर? सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के सामने इटसेल्फ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये किसकी बात कर रहे हैं सर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है. ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन फर्स्ट जो चीज है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है. कोर्ट के सामने कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं? हमेशा मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं. सो इट इज टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहा है सर? ये इट इज टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. डन? इज इट क्लियर? तो पहले तरह का डॉक्यूमेंट कौन सा है सर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है. मैं लिखवा दूंगा लाइन से, डोंट वरी. अब बस समझिए, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसा भी आपका इच्छा है, ये आपका प्रेरोगेटिव है. दूसरा चीज है सर, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल काउंटर पार्ट्स. दिस इज द सेकंड थिंग. ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये क्या चीज होती है सर? इसको समझिए. ये सेवरल पार्ट्स क्या होते हैं और हर एक काउंटर पार्ट क्या होता है. जहां पे भी, अब मैं हिंदी में अगर इसको पढ़ूं तो हिंदी में इसकी लाइन जो लिखी हुई है सुनिएगा. जहां भी कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है. निष्पादित है मतलब जैसे मान लीजिए, I will give you the various examples in that regard. कहीं दस्तावेज, जो दस्तावेज है वो कहीं सारे डॉक्यूमेंट्स में निष्पादित है. इसका मतलब क्या होता है? निष्पादन का मतलब क्या है? यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कि पार्टीज ने क्या किए सर? साइन किए. जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करने के लिए गए. ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर है. एक अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने आपसे साइन करवाया, 2 कॉपी से अपॉइंटमेंट लेटर की. एक आपने साइन किया, एक डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन करके अपने पास रख लिया. तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये जो जॉब लेटर है, ये क्या है सर? ये आपका वो डॉक्यूमेंट है जो कि अपने काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूटेड है. और ये सेवरल पार्ट में डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जीक्यूटेड है. जैसे पे स्लिप होती है आपकी. जैसे मान लीजिए आज एक एम्प्लॉई है जिसने 3-4 साल से एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और सरकार के रूल्स ये कहते हैं कि कभी भी वैकेंसी आएगी तो उन लोगों को मर्ज किया जाएगा जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं. मान लीजिए एक आदमी 10 साल से काम कर रहा है बेचारा, लेकिन जब वैकेंसी आई
तो इन्होंने क्या किया, फ्रेश रिक्रूटर्स की वैकेंसी निकाली जो बेचारे 10-10 साल से काम कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। समझ में आई बात। और ऐसे नियम है सरकार के कि अगर कभी भी वैकेंसी निकलती है क्लास ए और बी में नहीं, क्लास सी और डी में, जैसे चपरासी की पोस्ट होगी, तो डिपार्टमेंट्स में से सरकार के रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं कि इनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन जॉब्स। उस आदमी ने 10 साल से सैलरी स्लिप संभाल कर रखी है। क्या किया उस आदमी ने? 10 साल से सैलरी स्लिप संभाल कर रखी है। अब सैलरी स्लिप होती है, उस पर साइन होते हैं ना अकाउंटेंट के, तो उस पर साइन थे। तो वो दस्तावेज जो कि निष्पादित हैं कई भागों में। When a document is executed in several parts, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। मान लीजिए मैं जयपुर में हूं और एक पार्टी जोधपुर में है, ठीक है ना। अब हम दोनों पार्टीज को क्या करना है सर? हम दोनों पार्टीज को चलेगा ना, पहले आपको बुलाना पड़ेगा। नहीं मिटता है यार इससे। अच्छा उसमें मिटता है क्या? सर उसमें आपको वो जो आप करते हो ना, पहले जैसे पेन चालू करते हो वहां से यूजर चालू करते हो। अच्छा नहीं अच्छा, अरे मिटाना क्या था, मिट क्या गया। ओके देखो आप लोग, मेरे को कितना सीखने को मिलता है आप लोगों से। मान लीजिए जयपुर था और जोधपुर में हमारे बीच में कॉन्टेक्ट हुआ कि मैं यहाँ से जयपुर की रजाइयाँ भेजूंगा। जयपुर रजाई बहुत फेमस है, पतली सी होती है लेकिन ठंडी लगती है उसमें। जयपुर रजाई में वहां से क्या करूंगा, अपने जोधपुर में भेजूंगा। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मैं हर वीक आपको 100 रजाई भेजूंगा। हर वीक आपको कितनी रजाई, और हर रजाई का प्राइस 1000 रुपये होगा, ठीक है। तो टेक्निकली कितने रुपए का? 1 लाख नहीं, 10 लाख। 1 लाख हुआ, 10 लाख हुआ? अरे जितना भी हुआ, छोड़ो उस बातों को। तो सर यहाँ पे एक मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे मैंने अपना साइन किया, मेरा नाम था ए, मैंने यहाँ पे अपना साइन किया और इस डॉक्यूमेंट को जोधपुर कोरियर कर दिया। मैंने उसको ऐसे ही डॉक्यूमेंट एक व्हाट्सएप पे भी भेजा। मैंने कहा इसका एक प्रिंट निकाल के और अपने यहाँ पे खुद के साइन करके इधर भेज दे। तो जो डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को जिन्होंने भेजे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एक दूसरे को भेजे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स क्या है सर? वो सब डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। सेवरल पार्ट्स में ना, एक ही डॉक्यूमेंट अलग अलग पार्ट्स में हो गया ना। सेवरल पार्ट हो गया, काउंटर पार्ट हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट जो होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बनाना। हर एक डॉक्यूमेंट खुद का प्राइमरी एविडेंस तो है ही ना भाई, एक डॉक्यूमेंट इसके पास है। सेवरल डॉक्यूमेंट्स का मतलब देखिए आप समझो, मेरे डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। तो सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया ना इसको। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने पड़ते हैं। तो हर एक डॉक्यूमेंट का कागज क्या है सर? एक दूसरे का, और एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस है। अभी हम समझेंगे कि क्या प्राइमरी एविडेंस है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब क्या होता है, फोटोकॉपी का क्या होता है। अब सब पूरा सीन में समझाऊंगा, आपके इलस्ट्रेशंस भी हम लोग देख लेंगे अभी, अभी आप समझते रहिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, वेर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। तो काउंटर पार्ट का वही एग्जांपल हो गया जो भी दिया मैंने। तो काउंटर पार्ट भी एक तरह से वही चीज होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग जगह पे इन्होंने क्या किया है सर? निष्पादित करवाया है डॉक्यूमेंट्स को। ईच काउंटर पार्ट बीइंग बाय वन और सम पार्टीज ओनली ईच काउंटर पार्ट क्या है सर? प्राइमरी एविडेंस है। अगर हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट को भेजा तो ये काउंटर पार्ट हो गया। जैसे आप क्या करते हैं सर, बैंक में जाते हैं पैसे जमा कराने, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। पहले आप पुराने जमाने में गए पैसे जमा कराने, आज के 3-4 साल पहले, 5 साल पहले। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया। जैसे स्लिप, जैसे आप बैंक में जाके स्लिप देते हो तो वो आपको एक छोटी सी पर्ची देते हैं, देखा है आपने? एक अलग से छोटी पर्ची मिलती है आपको। अरे अब चालान जमा कराते होंगे, फीस जमा कराई नहीं कराई कॉलेज में, तो चालान के थ्रू फीस जमा कराते हैं। तो एक चालान की कॉपी स्टूडेंट कॉपी होती है, एक ऑफिस कॉपी होती है, एक बैंक कॉपी होती है। तो तीन तीन कॉपी फाड़ते नहीं फाड़ते। तो वो जो कॉपी है जिसपे बैंक ने सील साइन लगा दिया, तो वो भी डॉक्यूमेंट क्या हो गया है सर? वो भी काउंटर पार्ट में आ गया ना, कि एक डॉक्यूमेंट आपके पास, एक डॉक्यूमेंट वहां है, एक डॉक्यूमेंट वहां है। बात समझ में आई? तो पहला तो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे भाग में, जहां पे काउंटर पार्ट है, जहां पर क्या है सर? डॉक्यूमेंट किसमें?
हर एक डॉक्यूमेंट एक प्रतिलेख में है। तो हमको समझ में आया कि 3 जगह तो हो गई, दिस इज द थर्ड, टोटल 11 बताऊंगा मैं आपको, तीसरा तो ये हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला भी देखेंगे इसका। तो मेरे पास जगह कम पड़ गई इधर कॉपीज रखने की। 3 तो सही हो गए, चौथा देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखिए, वेर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, क्या लिखा हुआ है तीसरे में, जहां की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। एक रूपात्मक प्रक्रिया क्या होती है? एक रूपात्मक प्रक्रिया में सर बहुत सारी चीजें होती है। यूनिफॉर्म प्रोसेस में जैसे प्रिंट किया, जैसे मान लीजिए अखबार, अखबार की छपाई होती है सुबह सुबह 4-5 बजे, 3-4 बजे जब अखबार छपते हैं, तो एक एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, उससे बाकी चीजें, जैसे क्या होता है, एक प्लेट तैयार करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक प्लेट तैयार करनी पड़ती है, उसी से सारे पन्ने फिर उनको इकट्ठा करके और एक जगह एक कागज बना के उसको कंपाइल कर देते हैं। जैसे बुक्स छपती है आपकी, तो हर एक पन्ने की एक प्लेट बनती है, ठीक है। जैसे पेज नंबर 1 की जो प्लेट बनी, उससे 100 पन्ने, एक एक करके पन्ने को ऐसे जमाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होता है, जो किससे बनता है? यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनता है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या है? यहाँ पे एक रूपात्मक प्रक्रिया क्या है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, एक क्या था ये? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। मैंने इसके बोला कि इसके 5 सेट करवाओ। आप क्या करवाओ? 5 सेट्स। अब 5 सेट जो करवाई वो मैंने प्रिंटिंग के थ्रू करोगे आप, फोटोकॉपी में जा गए आप, और आपने इसके 5 सेट करवाए। S1 सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों कॉपीज को, आप क्या करोगे सर? दोनों की तुलना करोगे तो दोनों सेम ही है। सेम ही रहेगा ना सर, पेपर पेपर अलग थोड़ी होगा, दोनों कंपैरिजन में सेम है। लेकिन ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर आप मैं कहूं कि ये सारी, ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये है प्राइमरी एविडेंस, ये प्राथमिक साक्ष्य है, और ये सब क्या है इसके? ये सारे इसके सेकेंडरी एविडेंस है। लेकिन डायरेक्ट में तो सर लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म प्रोसेस में जो भी बनेगा वो सब क्या होंगे? प्राइमरी एविडेंस होंगे। लेकिन सर आप तो इसको सेकेंडरी बता रहे हो, आप तो इसको द्वितीयक साक्ष्य बता रहे हो, ऐसे क्यों बता रहे हो? तो याद रखिए, ये एक दूसरे के क्या होंगे? ये एक दूसरे के प्राइमरी हैं। अगर अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है। अब दोबारा बैरेट को पढ़िए, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को, समझ में आएगा। एक बार दोबारा बैरेट को पढ़िए, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बैरेट का है। ये कुछ नहीं दिखा था, ये दिखा था दैट यू आर नॉन सीरियस अबाउट योर स्टडीज। शेयर दो इसको, शेयर इसको दे दो। इंग्लिश मीडियम है ना आपका? जयपुर में रहते हैं मैडम हम। आप किसी को भी पूछ लीजिए क्लास में। अब मुझे बोल देना, अभी क्लास के बाद यहीं से मंगवाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, मंगवा लिया आपने ऑलरेडी? मत कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि एक बिना बैरेट के कोई स्टूडेंट क्लास में आते हैं, तो उसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि एक क्रिकेट खेलने वाला बैट्समैन ग्राउंड में पहुंच गया है विदाउट बैट या फिर एक बॉलर ग्राउंड में पहुंच गया है विदाउट बॉल, या एक एम्पायर ग्राउंड में पहुंच गया है विदाउट हैंड्स। एम्पायरिंग कैसे करेगा? पाँव से करेगा क्या? नो बॉल कैसे देगा? ऐसे उठा के पाँव को। और फिर वाइड में तो पूरा स्प्रेड कर लेगा और आउट कैसे देगा फिर? दिस इज द वे। आउट आउट कैसे देगा बताइए मुझे।
बैलेट का बहुत महत्व है। जैसे जब आप एडवोकेट बन जाएं तो कोर्ट में हमेशा फाइल लेके जाएं, भले से तुमको डेट ही एडजर्न में क्यों ना करानी हो, तुमको भले से डेट ही एडजर्न क्यों ना करानी हो, लेकिन फाइल हमेशा होनी चाहिए तुम्हारे पास। इट शोज योर प्रॉम्प्टनेस, इट शोज योर रेडीनेस, विलिंगनेस, आपकी तैयारी, रजामंदी, जवाबदेही उस मामले के प्रति बहुत होती है। और जज साहब ये भी देखते हैं कि दैट ही हैज ए फाइल ऑफ दैट मैटर बट ही इज आस्किंग फॉर इट। ये छोटी चीजें होती है जो आपको बहुत अलग बनाती है बाकी एडवोकेट से। भीड़ तो बहुत है ना सर, तुम दूसरों से अलग कैसे दिखेंगे, दूसरों से अलग भी तो दिखना है। तो आप पढ़ेंगे इसको तो लिखा हुआ है where a number of documents are all made by one uniform process, if the case may be printing, lithography, photography, each primary evidence of the contents of the rest, each primary evidence of the contents of the rest का क्या मतलब है? ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है नीचे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के क्या है सर? हाँ, but where they are copies of a common original, they are not the primary evidence of the contents of the ओरिजिनल। लेकिन जब अगर आप ये कहते हो, लेकिन ये एक दूसरे, जब जो कॉमन ओरिजिनल है ना सर इनका, इसको बोल रहा है कॉमन ओरिजिनल। इसको क्या क्या कहा है इसने? जो ये मेन हमारी ओरिजिनल कॉपी है, अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो इससे ये कंपेयर जब आप करोगे तो इट इज नॉट ए प्राइमरी एविडेंस, तो ये प्राथमिक साक्ष्य नहीं। हिंदी में एक बार इसको मैं रीड कर देता हूं। जहां की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, जैसा कि मुद्रण, शीला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य। हर में से एक का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? ईच ऑफ देम इज ए प्राइमरी एविडेंस। आगे पढ़िए उसे। किंतु जहां वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं। मतलब अगर वो एक ही मूल, एक ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का की कॉपीज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर ये दोनों एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होने लग गई तो सर फिर तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस ही कोई नहीं बता पाएगा। तो बता पाएगा क्या? क्योंकि किसी ने क्या पता कलर फोटोकॉपी करा ली हो। अरे कलर फोटोकॉपी तो होती है मार्केट में, फिर ऐसे तो कह देगा कि ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। मल्टीपल ओरिजिनल हो सकती है क्या? ओरिजिनल तो एक ही होता है ना सर। जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट किसे, जैसे मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट है, मैं जनरल सेंस से बात कर रहा हूँ, जैसे 10वीं की मार्कशीट तो एक ही है ना आपके पास, 4-5 है क्या? जब तक डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट्स में ना हो या सेवरल डॉक्यूमेंट्स ना हो, वो ओरिजिनल तो एक ही रहेगा ना। तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट एक ही है तुम्हारे पास, 12वीं की भी एक ही होगी, कॉलेज की डिग्री भी एक ही आएगी, प्रोफेशनल भी वो एक ही होगा, बार काउंसिल सर्टिफिकेट देखो भी एक ही होगा। क्या मल्टीपल्स हो गएंगे आपके पास? मल्टीपल्स नहीं हो सकते ना। हो सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली हम लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखना इसलिए जरूरी था, जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहां से इसने लिखा है बट, ये बट जो सेंस स्टार्ट होता है, देखिए ब्रेड का जो सेंस है ये यहाँ पे समझिए। एक्सप्लेनेशन जो 3 है उसमें लिखा हुआ है ना बट, और हिंदी में लिखा हुआ है ना किंतु, इसका मतलब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे जाके समझ में आएगा जब हम सेकेंडरी एविडेंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ये बट या किंतु से ये लाइन नहीं लिखता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, सारे एक दूसरे के प्राइमरी हैं। बात समझ में आई? अरे समझ में नहीं, समझ में आई। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सब जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं सर? डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। हाँ सर, ये जो फोटोकॉपीज है सर, इनको प्राइमरी तभी मानेंगे जब ओरिजिनल नहीं होगा। फोटोकॉपीज को प्राइमरी कब मानेंगे? नहीं नहीं, उस नहीं, एक दूसरे के तो प्राइमरी ना ये, आप उससे मत कंपैरिजन करो, आप उससे मत कंपैरिजन कीजिए, आप उससे मत देखिए। अगर आप कंपेयर करोगे ना, जब आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल को और फोटोकॉपीज को, तब आपको पता लगेगा कि यार नहीं ये ओरिजिनल है, ये प्राइमरी है। अगर आपने कंपैरिजन नहीं किया तो ये एक दूसरे की, तो देखो कंटेंट्स ऑफ, और ओरिजिनल भी किस चीज की बता रही है? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको समझेंगे एक बार, बहुत ध्यान से समझना। कंटेंट्स का मतलब है अंतर वस्तु एक दूसरे के समान है। जैसे S1 है, इसमें 1 2 3 पॉइंट है, S2 है, इसमें भी कितने पॉइंट है? फोटोकॉपी तो सर सब में क्या होगा ना, सो एंड सो फोर, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3। तो मतलब ये जो इनका कंटेंट है, ये कंटेंट सबके सेम है क्योंकि सब एक ही प्रोसेस से बने हैं। जैसे छपाई होती थी पहले पुराने जमाने में, क्या होती थी?
छपाई, मुद्रण तैयार किया जाता था, मतलब उसका एक वो साजे तैयार करके और छाप लगा देते। तो जब आप छपाई कर रहे हो या रंगाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो आपने जो मेन प्रोसेस जिससे स्टार्ट किया है वो तो ओरिजिनल है, वो तो प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन जो छपाई हुई है एक दूसरे के साथ, जैसे मान लीजिए एक आपने प्लेट तैयार करी, क्या तैयार करी? अरे प्लेट क्या होती है सर, उस पर डिजाइन बनी होती है, फिर उस पर वैसी रंगाई फेर दोगे तो वैसी डिजाइन कपड़े पे भी आ जाएगी। जैसे अपने सांगानेर में होती है ना ब्लॉक प्रिंटिंग, देखा है आपने? सांगानेर का नाम है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। जैसे जयपुर की जो जयपुर में बेडशीट्स और इन प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है, सांगनेर हैंडमेड प्रिंट्स हो गई, या फिर कोटा डोरिया साड़ी हो गई, जो साड़ी फेमस है कोटा डोरिया की। और जितनी भी ये हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितनी भी चीजें बनती है वो सब चीजें एक प्रोसेस से बनी है। जब वो चीजें एक प्रोसेस से बनी है तो हम क्या समझ सकते हैं? तो वी कैन अंडरस्टैंड वन पॉइंट, और वो वन पॉइंट क्या है? सारी एक दूसरे की ओरिजिनल है। ये बस ये बात समझिए, बेसिक बेसिक फंडा समझिए, बात समझ में आई? जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखिए एक बार, इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे एक बार, इसका इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज एक बार। इलस्ट्रेशन से कहता है, इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है सर कि देखिए प्ले कार्ड क्या होता है। प्ले कार्ड ये होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे कर करके खड़े रहते ना प्रदर्शन आंदोलन में, खड़े रहते ना, हाँ, काला धन वापस लाओ या फिर अन्ना हजारे वापस आओ, ऐसा कुछ लेके खड़े हैं मान लीजिए लोग सर्कल के ऊपर। तो अब जो जो भी प्ले कार्ड बने हैं, जो भी प्ले कार्ड बनाए गए हैं, वो सारे प्ले कार्ड, वो सारे प्ले कार्ड जो है वो एक दूसरे के साथ में, वैसे मान लीजिए प्रदर्शन होने वाला है कहीं पे, जैसे काला धन वापस लाओ टाइप का प्रदर्शन है, तो ये जो प्ले कार्ड है, तो इस प्ले कार्ड को एक ही प्ले कार्ड से मल्टीपल प्ले कार्ड्स बनाए गए हैं छपाई करके, ठीक है ना? तो प्ले कार्ड नंबर 1, प्ले कार्ड नंबर 2, प्ले कार्ड नंबर 3 और प्ले कार्ड नंबर 4, मान लीजिए 4 प्ले कार्ड बनाए एक एक और कॉमन ओरिजिनल से। तो ये कहना चाह रहा है कि सर ये सारे एक दूसरे के क्या है? प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये इसका सेकेंडरी एविडेंस है। समझ में आया इलस्ट्रेशन? इसी के बारे में बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की तो बात कर रहा है इलस्ट्रेशन। भाई बहुत देखिए, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें बहुत आसान है। चीजें क्या है? बहुत ही ज्यादा चीजें बहुत आसान है सर, बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी बनाई है चीजें, बताइए। इतना आसान से प्रोविजंस को बहुत इजी तरीके से इन्होंने समझाया है और हम प्रोविजंस को आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो 4 एक्सप्लेनेशन जोड़े, एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7, ये अभी रिसेंट इलस्ट्रेशन मतलब रिसेंट एक्सप्लेनेशन है। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये एक्सप्लेनेशन, ये स्पष्टीकरण क्या है, एक बार इसको समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है ना? नहीं है? हाँ बोलिए प्लीज, हाँ बोलिए, अगर नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या समझा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। दूसरा हम समझा कि सेवरल पार्ट में, बहुत सारे पार्ट्स में। तीसरा समझा काउंटर पार्ट है। चौथा समझा कि अगर वो कोई भी यूनिफॉर्म प्रोसेस से बन रहा है तो, ठीक है ना, एक रूपात्मक प्रक्रिया से अगर बन रहा है, इसमें प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर है? डन। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को समझिए। अगला एक्सप्लेनेशन क्या बारे में बात करते हैं, उसको समझेंगे। When an electronic or digital record is created, stored, such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files. Each file is primary evidence. Each file is primary evidence. मान लीजिए सीसीटीवी लग रहा है एक जगह। सीसीटीवी में क्या होता है ना सर, कुछ चीजें होती है। सीसीटीवी का सिद्धांत समझाता हूँ आपको मैं। सीसीटीवी क्या करता है? एक डीवीआर रखता है अपने पास, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डीवीआर क्या होती है सर? डीवीआर वो चीज होती है जहां पे उसको सब जो रिकॉर्डिंग को स्टोर करके रखती है वो। आप जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क उसमें लगाएंगे, हार्ड डिस्क मतलब अपने जितनी ज्यादा मेमोरी उसमें लगेंगे, 1 TB की, 2 TB की, 3 TB की, 4 TB की। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हर कोचिंग इंडस्ट्री को कैमरास लगाने और उनका डेटा 15 दिन तक रखना है। मान लीजिए स्टैंडर्ड रूल्स ये कहते हैं, ऐसे कोई रूल्स है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल सुनिए। अब मैंने उसको बुलाया, अपने भाई जो अपना कैमरा लगा था उसको बुलाया मैंने कहा यार सीसीटीवी लगाओ,
और 15 दिन की स्टोरेज होनी चाहिए, और 15 दिन बाद डीवीआर क्या करती है, ऑटोमेटिक पुरानी को रिकॉर्ड करती है और नई को स्टोर करती है। बेसिकली डीवीआर ये होता है। हम जब ये सेक्शंस पढ़ेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तब भी मैं आपको समझाऊंगा कि डीवीआर कैसे काम करती है और किस तरह से चीजें होती है। एक डेफिनेशन है 21T ऑफ आईटी एक्ट। हम इसको समझते हैं, क्या है 21T। मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 21T 19 के बाद भी एक नया बैच स्टार्ट होगा, पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। एडमिशंस आए तो फिर उनको आप ये बात थोड़ी बोलोगे कि एडमिशंस को नहीं अभी मत आइए, 19 से आइए। नहीं, मुझे करना तो ही, और ऐसे भी मैं बहुत दिनों से, जब से एपीयू का बैच खत्म हुआ है, मैं इवनिंग में कोई क्लास नहीं ले रहा। जबकि मैं जब से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, मैं कभी भी फ्री नहीं बैठा। हमेशा मेरे इवनिंग मॉर्निंग दिन में 3 बैचेस भी हुए हैं। लेकिन अभी एपीयू का खत्म होने के बाद में थोड़ा सा वो गैप आ जाता है, 11-12 बजे बाद 2-3 बजे तक काम कर ले, उसका क्या करूँ। तो बैच होगा तो मैं खुद को एंगेज रखूंगा, बिजी रखूंगा, 4 काम करूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। पढ़ाने में कभी थकान नहीं होती मुझे। अरे यार, देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने मैन एक्टिव खोल लिया, दिखे पेन का, इसमें होगा नहीं होगा 21T। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब हम बात करेंगे, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जब हम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करेंगे, कौन से सेक्शन के अंदर करेंगे सर, बताइए मुझे। अभी कल लिखवाया था ना मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, सेक्शन भी लिखवाया था उसका साथ में मैंने। कौन सेक्शन है? 63 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। तो वहां पे मैं आपको ये चीज पढ़ा था, लेकिन अब मैं आपको यहीं पे पढ़ाऊंगा वो चीज, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस तरह से काम करते हैं। प्लीज इसको देखिए एक बार, ये बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका मतलब ये होता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का मतलब होता है सर कोई भी चीज, कोई भी रिकॉर्ड का मतलब क्या, कि कोई भी डेटा या रिकॉर्ड या डेटा जनरेटेड या इमेज, साउंड, जिसको आप स्टोर करते हो, रिसीव करते हो या सेंड करते हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर। मतलब कोई भी चीज, कोई भी डेटा, रिकॉर्ड या डेटा से जनरेट होने वाला इमेज, साउंड, आप क्या करते हो सर, रिसीव करते हो और सेंड करते हो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब सीसीटीवी जो घर के बाहर लगाया है, वो क्या कर रहा है सर, डेटा को स्टोर कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, उसके अंदर इमेज भी है, साउंड भी है, और उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। यही होता है, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है सर, ये डेफिनेशन है 21T ऑफ आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के 2(1)T के अंदर ये परिभाषा दी हुई है। कोई भी चीज जिसको आप साउंड के रूप में स्टोर कर रहे हो या इमेज के रूप में स्टोर कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। भैया मैंने मेरे फोन से फोटो खींचा, तो मेरा फोन क्या है, मान लीजिए मैंने मेरे फोन से फोटो क्लिक किया, मेरा फोन क्या बन गया, मेरे फोन के अंदर जो डेटा सेव हुआ है वो डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वीडियो बनाई, मेरे फोन के अंदर क्या आ गया सर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वो क्यों आया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो इसलिए आया क्योंकि उसको मैंने क्या किया है, डेटा को रिकॉर्ड किया है इमेज या साउंड के रूप में। बात समझ में आई, पहली बात ये समझ में आई। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। अरे
ये कहना चाह रहा है वेर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, वेर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, स्टोर्ड, सच स्टोरेज अकर साइमल्टेनियसली और sequentially in multiple files, each file is primary evidence, each file is primary evidence। तो सर जो डीवीआर में जो उसने फाइल्स बना दी सर, है तो वो हार्ड ड्राइव ही ना, हार्ड डिस्क की तो है। एक मान लीजिए 1 टीबी की या 500 जीबी की मैंने हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो सर उस हार्ड ड्राइव के अंदर फोल्डर्स बन रहे होंगे ना डेट वाइज, जैसे इस 16 तारीख की रिकॉर्डिंग है, 17 तारीख की रिकॉर्डिंग है, 18 तारीख की रिकॉर्डिंग है, 19 तारीख की रिकॉर्डिंग है। तो चाहे वो रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो वो साइमल्टेनियसली हो रही है या फिर सीक्वेंस में हो रही है, मतलब एकदम से या तो कहीं पे भी रिकॉर्ड हो रहा है या फिर सीक्वेंस में हो रहा है, 15, 16, 17, 18, 19। तो जो भी वो फाइल है उसके अंदर, डीवीआर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे अपने फोन में फोटोज खींचते हैं तो सर वो सीक्वेंस से आते हैं ना फोटोज, अरे फोटोज सीक्वेंस से आते हैं कि आज फोटो खींची तो इस दिन की फोटो, 17 अक्टूबर की फोटो, 19 दिसंबर की फोटो, 15 जनवरी की फोटो। तो ये सीक्वेंस से आए फोटोज, क्या ऐसे थोड़े ना कि कोई भी चीज रिकॉर्ड हो गई। तो ये कह रहा है कि सर वो भी चीज क्या है सर, उस चीज को भी क्या मान बोल रहे हैं लोग, प्राइमरी एविडेंस। ये बात समझ में आई। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 समझ में आया कि कोई भी चीज जिसको आप, कोई भी चीज जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड में क्रिएट करते हो, स्टोर करते हो, और जो स्टोरेज है अगर वो साइमल्टेनियसली है, सीक्वेंस हो मल्टीपल फाइल्स के अंदर, ईच फाइल क्या है, तो हर एक फोटो की फाइल क्या जो बन रही है आपके फोन के अंदर, वो सब क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है। ये बात समझ में आई। आई थिंक ये क्लियर है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 और 2.1 टीबी ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, क्योंकि हम समझ रहे हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन नंबर 4 समझ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। और आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक सर डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है, डिजिटल रिकॉर्ड के लिए उसकी डेफिनेशन दी हुई 2.1 के अंदर, उसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसे सिमिलर काइंड की है। ठीक है, बात समझ में आई। कोई भी चीज या तो सीक्वेंस में या फिर कॉन्सिक्वेंशियल रूप में आप स्टोर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो चीज क्या बन जाएगी, एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है वो। बात समझ में आई। हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूं तो हिंदी में बोल रहा है, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया जाता है, ऐसे भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है। तो अनेक फाइलों का क्या मतलब है, क्यों बैक टू बैक चीजें क्या हो रही है सर, रिकॉर्ड हो रही है, तो उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एविडेंस कह रहे हैं। ये क्लियर है पॉइंट, अरे समझ में आया। चलें आगे, इसमें 5 समझिए। वेर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज, इसको अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड का क्या मतलब होता है इसमें सर, जैसे मान लीजिए अब कोचिंग के बाहर सर, मान लीजिए किसी कोई केस हो गया, अपनी कोचिंग के बाहर कोई केस हो गया, नीचे सीसीटीवी लगे हुए हैं, पुलिस आई से भागते हुए कि ये कैमरे कहाँ है, इसका डीवीआर चाहिए हमें। पुलिस क्या बोलती है, ये जो बाहर कैमरे लगा लगा रखे हैं आपने, इसका हमें डीवीआर चाहिए, इसका डीवीआर दो। पुलिस की हेल्प करनी पड़ेगी मेरे को, मैंने बोला ठीक है मैं आपको डीवीआर प्रदान करता हूँ। तो प्रॉपर कस्टडी किसकी, उस कैमरों की मेरे पास है। तो जब मैंने उन कैमरों का डीवीआर पुलिस वालों को दिया और मैंने एक सर्टिफिकेट भी लिख के दिया कि ये कैमरे मेरे कंट्रोल में है, मेरे सुपरविजन में है, और मैं इनको रेगुलरली स्टोर करता हूँ, रेगुलरली ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन इस कैमरे में रिकॉर्ड होती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है वो सब सत्य रिकॉर्ड है। मैंने एक सर्टिफिकेट दिया, जाके एक बार शेड्यूल देखिए, जाके एक बार क्या देखिए, शेड्यूल ए, इसी एक्ट में शेड्यूल देखिए, अनुसूची देखिए प्लीज इस एक्ट में। इन्होंने एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है और वो सर्टिफिकेट मेरे को देना पड़ेगा, और जब मैंने वो सर्टिफिकेट दिया तो वो सर्टिफिकेट भी क्या बन जाएगा, प्राइमरी एविडेंस। मिला सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, पढ़िए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये भी नया जोड़ा इन्होंने, पढ़ा हुआ है सर्टिफिकेट। I have produced electronic record, output of digital record taken from the following device: digital record, computer storage, media, DVR, mobile, flash drive, CD, DVD, server, cloud, other का मॉडल नंबर वगैरह सब दे दिया, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द डिजिटल डिवाइस और डिजिटल रिकॉर्ड सोर्स वाज अंडर द लॉफुल कंट्रोल फॉर द रेगुलरली क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग द पर्पस। ये सर्टिफिकेट भाई साहब मेरे को देना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई। तो जब ये सर्टिफिकेट मैंने दिया तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड जो कि प्रोड्यूस हुआ है प्रॉपर कस्टडी। प्रॉपर कस्टडी का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रॉपर कस्टडी का मतलब है अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट, मतलब शेड्यूल 1। प्रॉपर कस्टडी किसको मानेंगे,
शेड्यूल 1 के जो सर्टिफिकेट देगा उसे। सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। दूसरी पार्टी चाहे तो इस पे ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर सकती है, दूसरी पार्टी चाहे तो इस पे क्या कर सकती है, अरे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकती है ना कि सर ये जो प्रोड्यूस किया है ही इज नॉट द प्रॉपर कस्टडी, ये प्रॉपर कस्टडी से नहीं आया है। या फिर सर इंसिडेंट होने के 2 दिन बाद सीसीटीवी लिए गए, तब तक तो फाइल टेम्पर भी हो चुकी होगी। आसान है ना, डीवीआर खोला, डीवीआर को टेम्पर कर दिया मैंने, मान लीजिए ना, कोई वो फाइल उड़ा दी मैंने, या फिर मैंने कोई ऐसी फाइल ऐड कर दी जिसमें कुछ अस्पष्ट रूप से दिख रहा है, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन भी तो कर सकती है ना, कर ही सकती है। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए लिखा है इसने अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। मान लीजिए 12 इसका एक्सीडेंट हुआ, वो मेरा दोस्त है, जिसने एक्सीडेंट किया वो मेरा दोस्त है, वो आया मेरे पास कि भाई तेरा सीसीटीवी में सब कैद हो गया है, इसको प्लीज हटा दे। तो क्या पता मैंने उसमें कुछ वो कर दिया हो, छेड़छाड़ कर दी हो। तो जब तक वो डिस्प्यूटेड नहीं है तब तक तो वो चीज क्या है, वो चीज प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर डिस्प्यूटेड हो गई तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस, यहां पे ये नहीं लिखा है अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, ये भी याद रखना, अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, जब तक उसे ना साबित किया जाए ये नहीं लिखा है। जैसे ही डिस्प्यूट आ जाएगा वो प्राइमरी एविडेंस, ये इसलिए इस शब्द को अंडरलाइन करवाया। ये शब्द जो थे ना सर, ये 2023 में ऐड हुए हैं, ये पहले नहीं थे, पहले तो सिर्फ एक्सप्लेन यहां था, एक्सप्लेनेशन 3 तक ही था अपना। ये जो शब्द है ना इसमें अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, जो डिस्प्यूट भी अगर हो गया तो भी उसको प्राइमरी एविडेंस, सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि सर ये इसको छेड़छाड़ करिए, देखो इन दोनों का संबंध है, देखो सर फोटोज है इसकी, जो ओनर है उसकी फोटोज है, और कल को अगर इसमें एविडेंस नहीं मिल रहा है पुलिस को तो समझ लेना, तो डिस्प्यूट होते हैं फिर वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी। ये बात समझ में आई? यहाँ पे नहीं लिखा है इन्होंने अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, नहीं लिखा है, मतलब जब तक उसे ना साबित ना किया जाए, ये शब्द नहीं यूज किया है। डिस्प्यूट भी लिख दिया उन्होंने, जैसे हिंदी में उसको बोलूं मैं, जैसे हिंदी में इन्होंने लिखा हुआ है अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, जब तक कि उस पर आक्षेप ना किया जाए। जो पार्टी ने जैसे आक्षेप कर दिया उसी मोमेंट क्या हो जाएगा, उसी मोमेंट वो प्राइमरी एविडेंस नहीं रहेगा। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यहां पर शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, इसको समझना, प्लीज समझने की कोशिश करना। तुम्हें अगर यही समझ में आ जाएगा ना तो घर जाके फिर तुम 4-5 रिवाइज करोगे उसे, यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट। भाई कोई भी चीज रटी नहीं जाती है लो में, लेकिन जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हो ना तो दिमाग रटना स्टार्ट कर देता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि रटने के लिए ऐसे ऐसे, या फिर बहुत से बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं पूरी पूरी याद हो जाती है। हमें मुझे पता है कि आप बहुत कम बच्चों के अंदर वो काबिलियत होती है, बहुत कम बच्चों के अंदर रटने की काबिलियत होती है। लेकिन जितने भी बच्चे लो में बने होंगे ना, ये सब बच्चे रटने में, तो क्या 200 के 222 बच्चे रट के बने? 222 के 222 बच्चे वो हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, जिनको सिर्फ सवाल फेंको और सीधा आंसर लिखने स्टार्ट करते हैं, वो उस टाइप के बच्चे हैं। तो तुम भी उस टाइप के बच्चे बनोगे, लेकिन तब बनोगे जब तुम्हें मतलब समझ में आएगा उसका। अरे रटा क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारी सुई अटक जाती है सर। हम रटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सर समझ में नहीं आएगा तो रटना क्या है। लेकिन जब आप समझते हो, जब आपको कुछ समझ में आती है और आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, तो ऑटोमेटिक दिमाग आपका प्रोसेस करना और लिखना स्टार्ट कर देगा। ये खूबसूरती है लोग की। बात समझ में आई? चले आगे। सो अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, जैसे आक्षेप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इट कन्वर्ट्स प्राइमरी इनटू, और ये बहुत, मेरे को लगता है कि ये बहुत लूप होल छोड़ा इन लोगों ने। यहाँ पे डिस्प्रूव होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्योंकि हर पार्टी डिस्प्यूट लेके आएगी ना सर। अरे हर पार्टी ऑब्जेक्शन करेगी, कोई सी पार्टी होगी जो ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। पर्पस ऑफ लॉ इनका समझ में नहीं आ रहा है। अरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में बहुत कच्चे हैं। 2023 में इन्होंने, 2023 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, इन्होंने एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में ये चीज लिख दी, लेकिन यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। देखिए पार्टी डिस्प्यूट रेज करेगी, इलेक्ट्रॉनिक एडमिसिबिलिटी के बारे में पार्टी आक्षेप करेगी, ऑब्जेक्शन लगाएगी। जैसे ऑब्जेक्शन लगाएगी इसका मतलब तो ये हो गया ना, तो यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था जब तक ना साबित ना किया जाए। अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड का क्या मतलब होता है, वर्ड्स के इंप्लीकेशन समझिए। डिस्प्यूट तो कोई भी पार्टी रेज करेगी सर, आप एडवोकेट हो दूसरी पार्टी के, आप भी लगा दोगे यस इट इज डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि सामने वाली पार्टी ने ऑब्जेक्शन भी लगा दिया तो भी आप उसको प्राइमरी एविडेंस नहीं समझेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है।
वहीं पे अगर आप जाके एक बार सेक्शन 2 के अंदर डिस्प्रूव की डेफिनेशन पढ़िए, निकालिए एक बार सेक्शन 2 है 3 है 2 है ना डेफिनेशन क्लोजेस का, हाँ 2 निकालिए और 2 में जाके एक बार डिस्प्रूव की डेफिनेशन पढ़िए, ना साबित की डेफिनेशन पढ़िए। इनको डिस्प्रूव शब्द लिखना चाहिए था। ये मेरा एनालिसिस है। देखिए मैं तो ज्यादा बहुत छोटा प्राणी हूँ लोग का, मेरे को ऐसा तो नहीं हो कि कानून को बहुत पढ़ के बैठा हूं, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द लॉ, जो मेरा जुडिशियल माइंड या जुडिशियल प्रूडेंस कहता है, इनको यहाँ पे डिस्प्रूव लिखना चाहिए था, क्योंकि पार्टी तो बिना साबित किए उसको क्या कर देगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देगी। ऑब्जेक्शन का बेसिस यहाँ पे देखिए लॉ जो होता है वो ऐसा बनना चाहिए जिससे फर्दर कंट्रोवर्सीज क्रिएट ना हो। ये शब्द से यहाँ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, अभी तो कानून आया ही ना। जो पार्टी डिनाई कर रही है उसको नहीं जाएगा, पर बेसिक पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये स्पष्टीकरण जोड़ा ना, इसका मुख्य उद्देश्य खत्म हो जाएगा अगर ये शब्द को बदला नहीं गया तो। फिर कोर्ट को क्या होगा ना, अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फिर पार्टी जाएगी रिवीजन में और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, ये दिस वुड गो इन द एंडलेस डिबेट, अननेसेसरी लिटिगेशन को स्ट्रेच हो रहा है ना। अब बात मेरी समझिए, हमारा उद्देश्य क्या था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के पीछे, कि जो स्टोरेज हम दे रहे हैं वो उसको क्या माना जाए, प्राइमरी एविडेंस माना जाए। लेकिन इससे क्या होगा ना सर, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म लिटिगेशन को एक्सपेंड करेगी चीजें। बाकी तुम्हारी जो मर्जी, तुमको जैसे इंटरप्रेट करना है। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे डिस्प्यूटेड की जगह डिस्प्यूट शब्द होना चाहिए था। तुम्हारे बैरेक में भी डिस्प्यूटेड ही है ना। तो मैं इतना ज्ञान दे दूं और बाद में बता सर नहीं आपके बैरेक में दिक्कत है। समझ में आया क्या मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे ना साबित किया जाना चाहिए था, क्योंकि पार्टी सिर्फ ऑब्जेक्शन भी फाइल कर देगी। द moment the party taken the objection in front of the court, at the same moment it does not become a primary evidence. आप कहोगे सर डिस्प्यूट तो कोई ग्राउंड पे होना चाहिए, पार्टी ने बोल दिया कि सर देखो दोनों दोस्त हैं, हो गया, बस ग्राउंड रेज कर दिया। एक रीजनेबल सस्पिशन आपको कोर्ट के माइंड में क्रिएट करना है, वही तो होता है वही तो होता है। क्या होता है, एक रीजनेबल सस्पिशन आपने कोर्ट के माइंड में क्रिएट कर दिया, उसी टाइम पे वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्शन हो गया। पर सर दोस्तों मतलब बहुत कम ऐसे डिस्कशन होंगे, बहुत कम जगह होंगे छोटी की सब में एक्सीडेंट होने वाली दोस्ती होंगी या जाती। आपने एआई का नाम सुना है? आपने एआई का नाम सुना है? एआई का, वही कह रहा हूं सर। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? पता भी नहीं लगता कि कब फोटो को बिदर बना दिया। आजकल तो वो एआई भी आ गया है जिसमें 2 फोटो में अगर कोई दोस्त साथ खड़े हैं, लड़का लड़की किस कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, ये एआई से जनरेट हो रहा है। एक वो लड़का है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला, देखा आपने उसका एआई का भी, वो जहां भी खड़ा है उसको कोई कूट रहा है, कोई मार रहा है, उसके ऊपर नारियल फेंक रहा है, कोई पानी में डुबो दे रहा है, ये सब एआई कर रहा है। और एआई के वीडियोस इतने अच्छे नहीं होते थे, ये अभी 1-2 साल से बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लगा है। कोर्ट को क्या फर्क पड़ता है कि फर्जी एआई से बनाया किससे बनाया है? आप बताइए। तो फिर वो सिर्फ आप रीजनेबल सस्पिशन के बेसिस पर उसका आप प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस कर देंगे। देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आ जाती है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है। सर देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो होते हैं ना वो बहुत स्पष्ट होते हैं। किसी के वीडियो में अगर किसी की फोटो दिख रही है तो वो फोटो उसी की होगी ना। मुझे बताइए, एक आदमी चक्कू मारा है किसी को और वो वीडियो में पूरा कैप्चर हुआ है, क्या उसको डीप फेक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार अनुसूची देखिए, शेड्यूल 2 देखिए। अब तुम्हारे सवाल तो ठीक है, लेकिन अपन भी पूरा साक्ष्य अधिनियम नया वाला पूरा पढ़ पुढ़ा के आए हैं, तुमको सारे सवाल बताऊंगा मैं तुम्हारे। साक्ष्य अधिनियम देखिए शेड्यूल 2, यहाँ पे एक आदमी सर्टिफिकेट दे रहा है। वो जो सर्टिफिकेट दे रहा है ना वो कौन है सर? आईटी एक्सपर्ट। अरे यहाँ जो एक्सपर्ट है वो कौन है? आईटी एक्सपर्ट। वो तुम्हारी वीडियो की जांच करेगा पूरी। पार्ट बी देखिए, शेड्यूल में पार्ट बी देखिए। अरे बस यार, दिख गया? तो इसलिए डीप फेक ये सब के लिए भी सोचा इन लोगों ने, हाँ इन सब के लिए भी सोचा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने नहीं सोचा ना इन सब के लिए।
चलिए हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 6 देखिए अब। वेरी वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ट्रांसमिटेड, ब्रॉडकास्ट और ट्रांसफर टू अनदर। ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग्स इज, वही सर मैं सीसीटीवी की जो बात करा था, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया। नहीं भी लिखते तो भी हम समझ जाते ना, क्योंकि साउंड और इमेज की तो बात हो ही रखी है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा जो मैंने पढ़ाई आपको आईटी एक्ट की, उसके अंदर ही बात लिखने की जरूरत नहीं थी, समझ में आ रहा था हमें भी क्या था सर, वो बात समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए अननेसेसरी एक एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया। तुम्हारा पढ़ने का काम बढ़ा दिया, मतलब की बात ये है। एक्सप्लेनेशन 7 देखिए। Where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces on a computer source, each such automated storage, including the temporary files, is प्राइमरी एविडेंस। सर ऐसा होता है ना कि टेम्परेरी फाइल होती है। अब 15 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है तो सारी टेम्परेरी फाइल ही है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो क्या हो रही है सर, ऑटोमेटिक डिलीट हो रही है। अरे टेम्परेरी फाइल ही तो बन रही है। मेरे डीवीआर के अंदर क्या बन रहा है, एक टेम्परेरी फाइल बन रही है। तो 15 दिन के अंदर नहीं निकालोगे तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप डिलीट होती जाएगी। तो अल्टीमेटली वो क्या बन रही है, टेम्परेरी फाइल ही एक। सातों के सातों एक समझ में आ गए। टेम्परेरी में फाइल है, उसकी डिजिटल यानी उसकी रिकॉर्डिंग को दूसरे डिजिटल डिवाइस से करी, तो फिर वो जो दूसरे डिजिटल डिवाइस होगा, उसी डिवाइस जिसने रिकॉर्डिंग करी है उसी में रहना चाहिए। आप अगर पेन ड्राइव लेके कॉपी मार लेते हो उसमें तो वो सेकेंडरी बन गई। ये जो लास्ट है, किसका, मल्टीपल स्टोरेज का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक तो मैंने डीवीआर लगा रखी ऑफिस में और एक डीवीआर लगा रखी घर पे। मान लीजिए मेरा ऊपर वाला फ्लोर मेरा घर है, दोनों जगह स्टोरेज आता है, बात समझिए। मल्टीपल स्टोरेज का मतलब ये नहीं ऑटोमेटिकली अगर चीज हो रही है। आप लगा के पढ़िए, सच ऑटोमेटेड स्टोरेज, ये क्या है सर, ऑटोमेटेड स्टोरेज है। ऑटोमेटिक की स्टोरेज हो रही है, ये मैनुअली स्टोरेज नहीं है। ऑटोमेटिक अगर स्टोरेज हो रही है तो तुम अगर पेन ड्राइव से ले लोगे तो वो सेकेंडरी है, लेकिन उसके लिए फिर सर्टिफिकेट लगाओ। जैसे फोन में फोटो खींची उसको डिलीट कर दी, वो ट्रैश में चली जाती है, दोनों जगह प्राइमरी है, एक ही जगह ऑटोमेटेड जाती है ना, वो एक ही जगह रहेगी ना। 30 दिन तो आपके फोन में रहेगी डिलीट करने के बाद, सर वो ऑटोमेटेड फिर वो डिलीट हो जाएगी। वो भी एक टेम्परेरी फाइल ही हुई ना। फिर जैसे आपने डिलीट कर दिया फोन में से कोई फोटो तो 30 दिन तक उसमें रहता है ना, रिसेंटली डिलीटेड में या ट्रेस जिसको बोल दो आप, तो 30 दिन बाद वो टेम्परेरी फाइल है, वो 30 दिन के लिए ना वो फाइल टेम्परेरी, तो वो भी क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। अब मान लीजिए डिलीट करने के बाद में रिकवर कर लिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने वो फोटो, तो जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने वो फोटोज रिकवर किए, रिकवर करते ही वो भी क्या बन गए, प्राइमरी एविडेंस। ऐसा तो फिर जो एक्सप्लेनेशन में अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था सेक्शन के अंदर, जैसे कि ना कोई तो होगा ना कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी निकालने थे, तो मान लो ओरिजिनल कॉपी मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और उसको कंपैरिजन मत कीजिए। नहीं सर, वो जो प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल कॉपी थी और जो फोटोकॉपी वो सेकेंडरी थी, और मान लो ओरिजिनल को ये जल्दी कुछ भी हो गया तो फिर सेकेंडरी देंगे, तो फिर वो सेकेंडरी प्राइमरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो फोटोकॉपी वो सेकेंडरी रहेगी। आगे आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। अपने शांत करो सवालों को। तुम्हें ये समझ में आया पहले ये सेक्शन? देखिए आज का डिस्कशन लंबा था, इसलिए कल की मैंने क्लास 10-15 मिनट पहले छोड़ दी थी। मुझे पता था कि ये टॉपिक जो है इट्स ए वेरी लेंथी टॉपिक। ये समझ में आ गया ना? मैं लिखवा एक साथ दूंगा तुमको, लिखवाना है काम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो लिखवा दूंगा मैं एक साथ, बस तुम अपने हिसाब से लिखते रहो कुछ 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 अगर तुमको लिखना है तो। ये आते समझ में आया? अब आप देखिए सेक्शन नंबर निकालिए, सेक्शन 59 निकालिए। 59 क्या कह रहा है सर? 59 एक बात बोल रहा है, उसको समझिएगा। 59 को 59 कह रहा है डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियरइन आफ्टर मेंशन्ड। हियरइन आफ्टर मेंशन्ड, ये हियरइन आफ्टर मेंशन्ड को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ सकते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना? यहां तक ही पढ़िए अभी सवाल। डॉक्यूमेंट शैल प्रूव्ड बाय, अभी कह रहा है कि सर जो दस्तावेज है उनको कैसे साबित करोगे, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन फिर कंडीशंस बता रहा है सेक्शन 60 में कि एक्सेप्ट लगा के, एक्सेप्ट लगा क्या कर रहा है सर? कंडीशन ही बता रहा है ना कंडीशन, कि सिर्फ उससे साबित करो, सिर्फ इन केसेस को छोड़ के। अब ये केसेस कौन कौन से हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या हो गया है, डॉक्यूमेंट किसी और के पास में है, लॉस्ट हो गया है, कंटेंट उसके लॉस्ट हो गए। अब ये दिखा है डिस्ट्रॉय और लॉस्ट, हम इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में।
अब सेकेंडरी एविडेंस पाएंगे अपन। अरे सर किस पाएंगे? सेकेंडरी एविडेंस से मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज आती है? जैसे प्राइमरी के अंदर हमने ऑलमोस्ट 10-11 चीजों को समझा, भैया ये तो चीजें होती है, लिखवाऊंगा तब सारी चीजें एक साथ लिखवा दूंगा। अब सेकेंडरी को समझते हैं। सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है? यहां तक दिक्कत नहीं है कोई समझने में? आगे समझिए सर। सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होती है सर? सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी अंडर द प्रोविजंस हियरइन आफ्टर कंटेंट। हियरइन आफ्टर कंटेंट का क्या मतलब है? सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं इसके बाद, हाँ जो सर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं इसके बाद, इस सेक्शन के बाद सेक्शन निकालिए एक बार। हियरइन आफ्टर मेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब होगा? सेक्शन 38 के बाद में जो मेंशन है, नहीं सर जो इस प्रोविजन के पॉइंट 1 के बाद दिए थे। नहीं, सेक्शन देखिए आप 75, जिसे सेक्शन 75 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये इसकी बात नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इन सब की बात नहीं कर रहा है। इस सेक्शन के बाद में सर्टिफिकेट की बात। सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है सर? सुनिए बात सर। ऐसा था, आपकी प्रोविजनल मार्कशीट जो थी वो कहीं खो गई, और मेन मार्कशीट जो थी वो अभी आई नहीं है बनके। प्रोविजनल आपकी खो चुकी है, आप एग्जामिनर कंट्रोलर में गए हो और आपने जाके बोला है। देखिए सर, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एक होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। दो तरह के दस्तावेज है, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज। जो डॉक्यूमेंट्स, देखिए जितने भी आपकी मार्कशीट्स होती हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है सर? आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने पास एक रखती है ना। अब भाई तुमने राजस्थान बोर्ड से अपनी 12वीं करी, 10वीं करी, या सीबीएसई से करी है, तुमने जिस भी बोर्ड से अपनी 10th 12th की है, उन बोर्ड ने आज भी तुम्हारी सर्टिफिकेट या मार्कशीट संभाल के रखी होगी। अरे लोगों के, अब लोग जैसे मान लीजिए घर में बाढ़ आ गई, तो लोग सबसे पहले क्या संभालते हैं? अपने मार्कशीट की फाइल, डॉक्यूमेंट की फाइल उठा लेते हैं। अरे भैया वो सब क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हो, जैसे मान लीजिए जमीन का लेकर विवाद था, किसको लेकर विवाद था? जमीन को लेकर विवाद था, और रजिस्ट्री में आपकी ओरिजिनल जो है रजिस्ट्री, आपने जो रजिस्ट्री करवाई थी जेडीए से, वो किसी ने, सामने वाली पार्टी ने आपके घर से उठा ली थी पूरा डिस्प्यूट करने के पहले। आपके पास तो कुछ था ही नहीं, आप जेडीए गए, जेडीए को बोला कि एक इसकी नकल निकलवा दो। क्या निकलवा दो? नकल। हम क्या बोलते हैं हिंदी में से? नकल। और लोकल की भाषा में तुम ये कहोगे नकल, कि यार नकल निकलवानी रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री तो मिल नहीं रही, या रजिस्ट्री तो मैंने बैंक में दी हुई, लेकिन इसकी एक नकल दे दो, इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दे दो। तो वो आपसे 150 रुपए की जो फीस होती है ना, वो आपसे लेंगे, आपको बोलेंगे कि एक फॉर्म पे अप्लाई कर दो और आपको 15 दिन के अंदर वो चीज मिल जाएगी। बात समझ में आई? 150 रुपए की आप पर्ची कटवाओगे, और पर्ची कटवाने के बाद में वो फॉर्म के साथ लगा के आपको नकल मिल जाएगी एक कॉपी। तो सेक्शन 75 की बात कर रहा है। अब पढ़िए आप इसको। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविजंस ऑफ हियरिन आफ्टर कंटेंट। हियरिन आफ्टर कंटेंट मतलब क्या? 75। और 75 को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा हमारा? 75 को रीड करो एक बार, आ जाओ। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। अरे सर आपकी रजिस्ट्री भी क्या है? एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट ही है ना। मैं लिस्ट लिखा दूंगा, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि विच डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड विच डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। विच एनी पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट shall give the person on demand a copy the payment of the legal fees। सर लीगल फीस दोगे ना आप इसके लिए? तो वो जो एक सर्टिफिकेट बना के दे रहा है आपको, उस कॉपी का, एक नकल की जो कॉपी दे रहा है, सील और साइन लगा के लिखेगा ना स्पेसिफाइड कॉपी, नकल की कॉपी लिखेगा, नहीं लिखेगा? वो कॉपी क्या है सर? उसको आप, वो सेकेंडरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस देने की कुछ शर्तें हैं। सेकेंडरी एविडेंस देने की क्या है सर? कुछ शर्तें हैं। द्वितीयक साक्ष्य जो है, इसको न्यायालय में प्रस्तुत करने की कुछ शर्तें होती है। सर आपका डॉक्यूमेंट अगर खो गया है, मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी और के पास है, तो फिर आप सेकेंडरी दोगे?
ये शर्तें पूछ ली इस बार कहाँ पे, आरजीएस के मेंस में। अब पहले वो शर्तें बता देता हूं मैं, जाके तुमको सेकंड में समझाऊंगा। ये सर कुछ शर्तें हैं, इनमें अगर आपका डॉक्यूमेंट फॉल कर रहा है तो ही आप क्या दोगे, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस। जैसे मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल है, वो किसके पास है सर, वो डॉक्यूमेंट, वो ओरिजिनल है, वो किसी और के पोजीशन या पावर में है। इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, P3 DMPD का अकाउंट देगा। एक इसका फॉर्मूला बता दूंगा, सिर्फ आपको सारे एक साथ ही आप लिख दोगे। ये मेंस में पूछा है इस बार। आगे देखिए, मान लीजिए when the existence condition or contents of document have been proved, admitted in the writing by the against which proved or representative interest। सामने वाली पार्टी ने क्या कर लिया सर, उसको एडमिट कर लिया है, लेकिन एडमिट तो कर लिया, लेकिन आपको भी तो क्या चाहिए सर, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप सेकेंडरी लोगे। तीसरा समझिए, अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है, सर आग लगी थी घर में, सारे डॉक्यूमेंट जल गए, तो अब आप ये दोगे ना। ऐसे कहते थे ना बचपन में, जब वो मास्टर कॉपी चेक करता था गणित वाले, हमने कहते थे सर वो तो बकरी खा गई, गाय खा गई। सर वो गाय के पास में बैठ के काम कर रहा था, मम्मी ने बुला लिया और गाय ने कॉपी को, हाँ ऐसे कितने बहाने बनाते थे मैथ्स में। सर वो सर्दी में चूल्हा जल नहीं रहा था तो एक पन्ना फाड़ दिया था सर, वही होमवर्क था। मम्मी को क्या पता, मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं। तो ये सब बहाने जो होते थे, अगर वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो जाए, फॉर एनी अदर नॉट अराइजिंग फॉर इज ऑन डिफॉल्ट। सर ये चीजें जो है ना, खुद की गलती से नहीं चली है। अब घर में आग लगी तो खुद ने लगाई क्या, खुद ने लगाई तो फिर तो डॉक्यूमेंट, फिर तो आपको सेकेंड नहीं देने दिया जाएगा। समझ में ही, द्वितीयक साक्ष्य वहां दोगे जहां पे सब भाई दूसरे के पास है, एडमिटेड कर लिया था उसने, या फिर कोई भी चीज ऐसी है जो सर डिस्ट्रॉय हो गई है, लॉस्ट हो गई है, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जो कि सर इजीली मूव नहीं हो सकती, मूवेबल नहीं है। अरे सर घर वालों ने क्या किया था, आज के 100 साल पहले वो जमीन मंदिर को दे दी थी, ट्रस्ट में दे दी थी। तो उन्होंने जब ट्रस्ट में दी थी तो एक पत्थर में पूरे नाम वाम सब लिखा था। अब उस पत्थर को उखाड़ के थोड़ी लेके आएंगे, उसका फोटो खींच के लाएंगे ना। अरे फोटो खींच के लाओगे उसका, थोड़े ना पूरा शिलालेख उखाड़ के ले आएगी ये लो कोर्ट के सामने पटको। आप बताओ, वो जो चीज मूवेबल नहीं है उस चीज को क्या करोगे। या फिर वो ओरिजिनल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन। अब जो हीरिन आफ्टर है उसका मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बात समझ में आएगी। वेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस अधिनियम। और सर्टिफाइड कॉपी जो परमिटेड हो रही है वही कौन सा है सर, 75 की बात कर रहा है ये। When the original consists of numerous accounts, तो भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि न्यूमरस अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है ना सर, हाँ कोई भी डॉक्यूमेंट है जो न्यूमरस अकाउंट्स में है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ही जमीन का टुकड़ा 50 लोगों को बेच दिया, अलग अलग है ना सबके पास में, ठीक है। बस समझ में आ गई कि सेकेंडरी एविडेंस का जन्म कहां से हुआ है, तब हुआ है। ये परिस्थिति दी हुई है, इस परिस्थिति में फॉल करेगा, इस कंडीशंस में फॉल करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी एविडेंस देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन, इसमें तो टाइम नहीं लग जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोविजंस ऐड नहीं किए, पुराने वाले सारे प्रोविजन है। देख लीजिए क्या क्या है इसमें। सर सर्टिफाइड कॉपी पहला हो गया, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। सर दो प्रोसेस पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक पढ़ा मैकेनिकल प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, इन दोनों को समझिएगा। बाय ओरिजिनल, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, इसका मतलब समझिए। इसको मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ देता हूं। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता को सुनिश्चित करती है। सर वो जो चीजें, वो सारी चीजें क्या है सर, वो सब चीजें क्या है सर, देखो सर दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप यूनिफॉर्म और ये बहुत से बच्चे कहते हैं सर यूनिफॉर्म और मैकेनिकल में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जो कॉपीज की एक्यूरेसी को मेंटेन करती है वो सब यूनिफॉर्म और मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, ये याद रखना। आप कंपेयर कर रहे हो इसलिए वो क्या बन गई, आपने कंपेयर किया इसलिए वो क्या बन गई, सेकेंडरी। अगर आप कंपेयर नहीं करते तो सेकेंडरी होती। पढ़िए, themselves ensure and copies compared from with such copies।
इसलिए वो क्या बन गई ओरिजिनल की। तो सर वो सर यही बात कौन बोल रहा है? यही बात अपना जो सेक्शन था इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था, इससे पहले जो अपन ने सेक्शन पढ़ा था 57, वो भी यही बात बोल रहा है। अगर कल को ये पॉइंट इन्होंने ऐड भी नहीं किया होता ना सर, तो भी हम समझ जाते, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ था उन्होंने। बात समझ में आई? अगर कल को ये पॉइंट दिया भी नहीं होता तो भी हम अंडरस्टूड था उसी पॉइंट से कि ये सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन उन्होंने लिख दिया। और तुम्हें यूनिफॉर्म और मैकेनिकल प्रोसेस, एक ही बात याद रखना, एक ही बात रखना, वो एमसीक्यू देता है ना सर, तो एक जगह तो वो एक रूपात्मक प्रक्रिया लिखेगा और एक जगह यांत्रिक प्रक्रिया लिखेगा। आपसे पूछेगा कि सेकेंडरी एविडेंस कौन सा है, वो पूछेगा द्वितीयक साक्ष्य कौन सा है, एक जगह एक रूपात्मक लिखेगा और एक जगह यांत्रिक प्रक्रिया लिखेगा। इंग्लिश में मतलब जो पूछेगा विच इज द सेकेंडरी एविडेंस, एक जगह लिखेगा यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनने वाला है, मैकेनिकल प्रोसेस बनने वाला। बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पे। तो एबीसीडी सबको आती है सर, तो पहले यू आता है एम आता है? पहले क्या आता है बोलो? ए बी सी डी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू। पी क्यू मतलब ये याद रखना कि एबीसीडी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें क्या चलना है? उल्टा चलना है। पहले एम आता है, यू बाद में आता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो हमें उल्टा चलना है। एम आएगा, सेकंड आ रहा है, सेकेंडरी एम जो सेकेंडरी मैकेनिकल होंगे ना सर, यूनिफॉर्म वाली तो प्राइमरी हो जाएगी ना सर आपस में। तो उल्टा चलना पड़ेगा ना भैया, जो लेट आएगा। चलिए आगे चलिए। कॉपीज मेड, कोई बात नहीं, हर चीज जरूरी है समझ में आए, कुछ चीज ऐसी भी तो नहीं चाहिए समझ में ना आए। हाँ बस हर चीज समझ, जिसको समझ में आ गया क्या एबीसीडी सिखाऊंगे यहाँ पे? ये तो ट्रिक्स है याद करने की, जैसे मैं याद किया करता था बेटा मान जमाने में। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल एंड कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ये सब वही रिपीटेटिव बातें। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, पार्टी हु डिड नॉट, यहाँ पे याद रखना हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड। काउंटर पार्ट नहीं थी सर, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने भेजा, अरे सर मैंने जयपुर से जोधपुर तो साइन करके भेज दिया, लेकिन उसने मेरे को भेजा नहीं कुछ भी। उसने जोधपुर वाले ने क्या किया, होशियारी दिखा दी, उसने मेरे को भेजा ही नहीं। तो डिड नॉट एग्जीक्यूट तो मैं सेकेंडरी दिखा सकता हूँ ना, एविडेंस दे सकता हूँ ना कि सर उसके पोजीशन में है मेरा डॉक्यूमेंट। हमने पढ़ा है ना सर। सर मैंने तो अपना डॉक्यूमेंट साइन करके भेजा था जोधपुर, लेकिन उस होशियार आदमी ने भेजा ही नहीं मेरे को वापस साइन करके। सर मैंने बैंक में पैसे तो जमा कराए, लेकिन बैंक वाले ने क्या किया सर, उस पर सील और साइन नहीं लगाई। मेरे पास तो देखो खाली पर्ची है, भरी हुई पूरी खाली पर्ची, उसने इस पे सील साइन लगाने भूल गया वो। आगे देखिए, अकाउंट, ओरल अकाउंट्स ऑफ ए कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट था सर, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट जो है ना सर, ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी और आदमी के पास में है। ये डॉक्यूमेंट किसके पास में? और आदमी के पास में है। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, लेकिन मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा है ना। मैंने तो सर वो डॉक्यूमेंट को क्या देखा है सर, मैंने तो उस डॉक्यूमेंट को देखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या दे सकता हूं, उसके लिए मैं उसके ओरल अकाउंट्स के लिए मैं ओरल एविडेंस दे सकता हूं। अरे सर डॉक्यूमेंट तो दूसरे आदमी के पास था। जैसे मान लीजिए हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपीज नहीं बनवाई थी हमने, एक ही कॉपीज बनाई थी। जैसे लैंड, अब मकान मालिक होता है ना अपना, वो क्या करता है किरायानामा करके अपने पास ही रख लेता है। तुमको कहता है फोटो खींच लो, पीडीएफ बना लो। अब तुम्हारे पास तो, तुमने उस टाइम तुम्हारे पास फोन नहीं था, आज मान लीजिए 20 साल पुराना जमाना है, फोन ही नहीं था, कैसे उसका पीडीएफ बना ले, फोटो कॉपी तुमने कराई नहीं। लेकिन तुमने क्या था, पूरा एग्रीमेंट पढ़ लिया था अच्छे से बैठ के 5 मिनट तक, मोटी मोटी बातें तुमको सब पता थी कि क्या क्या पॉइंट्स है, हर बात तुमने पढ़ ली थी। अब तुमने वो डॉक्यूमेंट, वो तो है किसी दूसरे पार्टी के पास ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य देने के पहले तो वो शर्तें पूरी करो कि किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है। अभी दिखाई थी मैंने आपको, अरे दिखाई थी ना, सेकेंडरी एविडेंस किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है 60 के अंदर। उसमें आप बता दोगे कि सर उस पार्टी के पास में, इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ, उसका ओरल अकाउंट दे रहा हूँ। ओरल अकाउंट मतलब मैं मौखिक रूप से बताऊंगा आपको कि उसके अंदर क्या क्या था, क्योंकि मैंने उसको खुद, मैंने अपनी आंखों से देखा है। Oral accounts of a contents of document given by some person who has himself seen it। भाई गवाह ने साइन किए नीचे, 2 गवाहों ने, गवाह भी आके बोल सकते हैं ना कि सर मैंने खुद ने देखा है।
कि क्या इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि गवाहों ने देखा है ना साइन करते हुए। यार जिस नोटरी से आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया वो नोटरी भी आके बोल सकता है ना सर मैंने खुद ने देखा है। आगे बढ़िए, ओरल एडमिशंस, रिटर्न एडमिशंस। अब ये जो है ना, ये जो जितने भी पॉइंट्स इन्होंने ये जो बता रहा है सर, अरे सर ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा है ना अब एक्स्ट्रा, ये सब नए नए ऐड हुए हैं। पहले सिर्फ ओरल अकाउंट तक ही था, पहले कहाँ तक था, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था। अभी इन्होंने अभी ऐड किए हैं ओरल एडमिशंस, रिटर्न एडमिशंस। ओरल एडमिशंस कहाँ दिया हुआ है सर, कौन बताएगा? ओरल 10 रूल 1। अरे सर पहली तारीख थी सुनवाई की ना, फर्स्ट हियरिंग थी ऑर्डर 10 रूल 1 में। अब आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट सामने वाली पार्टी के पास में ही है, तो आपने वहां पे ओरल एडमिशंस किए ना, आपने वहां पे मौखिक स्वीकृति करी है ऑर्डर रूल 1 में। ऑर्डर रूल 1 में क्या हो रहा था, आप याद करो, ओरल एडमिशंस हो रहे थे। रिटर्न एडमिशंस का मतलब तो फिर आप ऑर्डर 8 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, जो भी आप रिटर्न एडमिशंस कर रहे हो, लिखित रूप में जो भी स्वीकृति दे रहे हो, एडमिट कर रहे हो। Evidence of a person who has examined a document, the original of which consists of the numerous accounts of the document, who is skilled. जो भी skilled exam of such document, वो भी क्या है सर, उसका एविडेंस भी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस। सर सीए हो गया, कौन हो गया? अरे सीए साहब को बुला सकते हैं ना अपन कि सीए साहब आ जाइए, आपने बहुत सारे अकाउंट्स को एग्जामिन किया है ना, ये भी अब इन्होंने पॉइंट नया जोड़ा है। बात समझ में आई? मुझे पता है थोड़ा हेवी हो रहा होगा, धीरे धीरे लोड पड़ रहा होगा दिमाग पे, लेकिन पढ़ने दो लोड। सीए वगैरह तो जो अकाउंट्स की जो बुक है उसमें से तो सिर्फ सीए कुछ चीज देके और फिर सर्टिफिकेट लगा के देता है, तो वो तो प्राइमरी होता है ना सर। देखिए ये यहाँ पे जो भी बात बोल रहा है ना सर, जिसने एग्जामिन किया है सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो खुद आ रहा है वहां, वो खुद आ रहा है, जो भाई एक्सपीरियंस आदमी है, जिसने न्यूमरस अकाउंट डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है, वो भी जो आके बोल रहा है, वो आदमी भी। अब ये इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं कि ओरली बोलेगा या लिख के देगा, लिखा हुआ सेकेंडरी मानेंगे, ओरली सेकंड मानेंगे, ये उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हम दोनों में समझ लेते हैं क्योंकि प्रोविजंस नए हैं, अभी इंटरप्रिटेशन किया नहीं है ना, कोर्ट ने किया नहीं, इनकी बुक्स भी नहीं अवेलेबल मार्केट में, इनकी बुक्स नहीं है मार्केट में। तुम्हारे नोट्स बनने का काम भी चल रहा है, तुम्हारे नोट्स बनने का कार्य चल रहा है, लेकिन 3 एक्ट्स ने रोक रखा है, पीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस। इस जैसे मार्केट में बुक्स आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बुक्स आए तो कुछ नए प्रोविजन है इनके रिगार्डिंग, कुछ कमेंट्री हो। कमेंट्री तो क्या ही होगी, ये सब भी कॉपी पेस्ट ही मारते थे जजमेंट से, जितनी भी बुक्स बनती है ना, वो सब क्या करते हैं, जजमेंट से कॉपी पेस्ट मारते हैं। अरे बुक लिखना बहुत बड़ा, बहुत हाथी घोड़ा काम नहीं है, तुम भी बुक लिख सकते हो, तुम भी क्या कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पहली बुक जो होगी ना, उसके लिए तुम्हें 10-15 लाख रुपए चाहिए। पहली बुक के लिए क्या चाहिए, 10-15 लाख रुपए। फिर जैसे इलाहाबाद लॉ हाउस को मैंने बोल दिया कि मैंने एविडेंस के ऊपर मेरे नोट्स जो लिखवाए उसको मैंने बुक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि सर करवा दीजिए आप, हम छाप देंगे आपकी बुक। मान लीजिए कल को उन्होंने मेरी बुक भी छाप दी, तो भी वो मेरे को क्यों मौका देंगे? रिश्तेदार हो क्या मैं इलाहाबाद लॉ हाउस का? शुरुआत में 5-10 लाख रुपए मेरे को देने पड़ेंगे उन्हें, नहीं मेरी बुक छापो। फिर वो भी शुरुआत में 100-200 1000 कॉपी छापेंगे, फिर वो बिकी नहीं बिकी, कितनी बिकी, कितना मार्केट में क्या है, सब इस पे डिपेंड करता है। अभी नई बुक क्यों नहीं छाप रहे? कॉपी पेस्ट कहां से मारे और खुद का ज्ञान कहां से लाएं? दिक्कत है ना। अब ऑथर्स जो है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है ना, आप इसमें लिखना पड़ता है ये भी G पॉइंट्स 8 पॉइंट पे साइलेंट है। और जो अच्छे ऑथर्स की बुक आती है ना, ये 3-3 4-4 वॉल्यूम्स होते हैं, उनकी खुद की कमेंट्री होती है, खुद की कमेंट्री होती है, खुद के 4 विचार लिखते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनको पढ़ता है। तुम भी जब आंसर्स लिखोगे और अच्छा लिखोगे खुद का, देखिए जब भी आप मेंस लिखें डायरेक्ट तो लिखना ही है, अगर कुछ सवाल बड़ा है तो खुद के आइडियाज जनरेट करके लिखिए। अरे मेंस आया था ना, सब बच्चे परीक्षा मंथन से पढ़ रहे हैं, मेंस की बुक आती है ना परीक्षा मंथन मेंस वाली, सब लोग उसी से पढ़ रहे हैं, सेम ही चीज लिख के आ रहे हो तुम सारे, तुमको कहां से नंबर मिलेंगे? अभी एलएलबी का एग्जाम है, सभी अगर बसंती लाल बाबेल को लिख के आ रहे हैं, सबको एक ही जैसे नंबर आते हैं, और क्या है, तेरे कितने बने 54, मेरे कितने बने 57, 55, अरे भाई सबने एक ही तो लिखा है, तुम यूनिक चीज कहां से लिखोगे? लेकिन जुडिशरी में आपको आइडियाज जनरेट करना स्टार्ट करना चाहिए कि इस प्रोविजन में क्या खामी, इस प्रोविजन में क्या ठीक है, क्या चीज ठीक है, क्या चीज नहीं है, ये प्रोविजन किस किस चीजों को एनेबल करता है, किसकी क्या क्या, ये क्या कितना सशक्त प्रावधान है। जब आप इन सब चीजों को लिखना और समावेश करना स्टार्ट कर दोगे,
तब क्या होगा सर, तब वो सुगम बनेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यू विल गेट ए वेरी गुड स्कोर और वंडरफुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A photograph of original is a secondary evidence of its contents. A photograph of original is a secondary evidence of its content, though the two have not been compared. If it is proved that the timing, the thing photograph, it was proved that the thing photograph was the original. भैया original से लिया है तो दोनों क्या होंगे, secondary होंगे। मुझे लगता है कुछ इलस्ट्रेशन में कुछ समझाने की जरूरत है, ठीक है। फोटोग्राफ क्या है सर, यहाँ पे फोटोग्राफ है मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक। यहाँ पे क्या हो गया, फोटोग्राफ मैकेनिकल प्रोसेस है। फोटो जैसे क्लिक हुआ उसकी नेगेटिव बनती थी ना पहले, अरे फोटोज की क्या बनती थी, नेगेटिव। फिर नेगेटिव को लाल कमरे में उसको जाके केमिकल में सोल्यूशन में मिला के उसका ओरिजिनल तैयार किया जाता था। ए कॉपी कंपेयर्ड विद ए कॉपी लेटर, a copy of a letter made by copying machine is a secondary evidence of the contents of the letter if it is shown that the copy made by the copying machine was from the original। अगर आप इन सबको हटा दो ना, ओरिजिनल को हटा दो, फिर वो सेकेंडरी बन जाएगी, वो पूरा प्राइमरी बन जाएगी। आगे चलिए, ए कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म ऑफ ए कॉपी। अभी क्या होता है ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म ऑफ ए कॉपी, कोई बताएगा मुझे? अरे कोई बताएगा मुझे ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म ऑफ ए कॉपी क्या होता है? हाथों से नकल करके बनाई गई। यस, अगर आप हाथों से कॉपी फेर कर रहे हो ना, हस्तलिखित अगर कोई चीज बना रहे हो, उसको क्या है, ए कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए कॉपी बट आफ्टर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज ए सेकेंडरी एविडेंस। बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी ऑफ द ओरिजिनल ऑल्दो द कॉपी फ्रॉम व्हिच इट ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई हस्तलिखित, सर जैसे मान लीजिए आपने किसी से नोट्स लगे, यार कल की क्लास में मैं थोड़ा लेट आया था, 1 घंटा लेट पहुंचा था मैं, तो अगर तेरी कॉपी दे दे, आपने घर जाके उसको नोट किया, हाथ से लिखा, तो जो भी चीज आपने लिखी वो सब क्या है सर, सेकेंडरी है। Neither an oral account of a copy compared with the original nor an account of the photograph of copy machine of the original is the secondary evidence of the original. Neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photographed or machine copy of the original is secondary evidence of the original। तो भैया ओरिजिनल की तो जो ओरिजिनल है भाई, ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी अकाउंट को कंपैरिजन नहीं किया और तो वो क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस की ओरिजिनल हो जाएगी कॉपी। सारा घुमा फिरा के एक ही बात कह रहा है, सारी घुमा फिरा के क्या करने की बात है, तो कंपेयर की हुई कॉपी है ना, उसको देख के भी अगर तुम कोई ओरल अकाउंट देते हो ना, तो भी उसे सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। मतलब अगर आपको ओरल अकाउंट दे रहे हैं ना, तो आपको ओरिजिनल कॉपी देखनी होगी ना, कंपेयर्ड कॉपी। हाँ, मतलब कल को अगर आप कॉपी भी देख रहे हो ना सर, ऐसे मान लीजिए, और मेरे को भाई मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा था, अब मेरे को उसका एविडेंस देना है, तो मैं सेकेंडरी एविडेंस, मतलब मैंने उसकी फोटोकॉपी देख के मैं एविडेंस नहीं दूंगा, मेरे को कौन सी कॉपी देखनी होगी, ओरिजिनल देखी हुई हो मेरी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। सर ये तो सी था ना रजिस्ट्रेशन, इसमें बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी ऑफ द कॉपी, जिसको कंपेयर नहीं किया है, फिर तो सेकेंडरी थोड़ी रहेगी, फिर तो ओरिजिनल बन जाएगी ना। अरे फोटोकॉपी के साथ बहुत सारी फोटोकॉपीज निकाली, तो फिर वो फोटोकॉपी थोड़ी रही, फिर तो वो ओरिजिनल बन गई ना। Although the copy from it was transcript was compared with the original, आपने जो ट्रांसक्रिप्ट कॉपी से ओरिजिनल से कंपेयर किया है, तो भी वो एक दूसरी क्या बन जाएगी। जैसे मान लीजिए, आपको कोई याद है स्कूल में मास्टर लोग देते थे लिखने के लिए कि जाओ इसको 8 बार लिख के लाओ, 10 बार लिख के लाओ, तो जो आपने 10 बार अलग अलग पन्नों में जो चीज लिखी, बोलते थे ना, माई टीचर इज ग्रेट, आई विल ऑलवेज रेस्पेक्ट माई टीचर, लिखो इसको 8 बार लिखो, 50 बार लिख के लाओ इसको, माई टीचर इज ग्रेट, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट माई टीचर। तो उसको पता रहेगा कि मेरे टीचर क्या है, महान है, और मुझे हमेशा उनका आदर करना है। उसने अगर मान लीजिए उसको बोल दिया कि 50-50 के 3 सेट बना के ला, तो 50-50 के जो 3 सेट है वो एक दूसरे से क्या है सर, प्राइमरी है। चलो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो कल पूछना, फिर मैं लिखवाऊंगा, कल डिक्टेशन दूंगा। आज का लेक्चर समझ में आया? अरे प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस में अंदर समझ में आ गया होगा ना? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी थोड़ा अपना ज्ञान दे दीजिए इधर, उनको समझ में आया नहीं समझ में आया?